नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्विज हम सॉल्व कर रहे हैं और डे नंबर 16 है ये। और यहाँ से आपको आज से 2 स्लॉट मिल रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 2 बजे और एक जो दूसरा है वो रात में ये अपना 8 बजे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। तो हमारा जो ईडियम है क्या है, टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। तो एक्चुअली ये जो ईडियम बना था क्या था कि ये जो न्यू कैसल यहाँ लिखा है ना, तो ये बिफोर फ्यू ईयर्स बैक दिस वॉज अ मेजर कोल्ड फील्ड, ठीक है। कोल फील्ड था, काफ़ी खदान थी यहाँ पे। तो जब अब मान लीजिए किसी जगह पे बहुत सारा कोयला है तो वहाँ पे कोयला ले जाओगे तो क्या ही मतलब हुआ, है ना। तो टू कैरी कोल टू न्यू कैसल मतलब टू डू समथिंग दैट इज अननेसेसरी। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि ऑपोजिट बताना है आपको एनॉमलस का, ठीक है। तो एनॉमलस ये वर्ड हमारा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा। तो एबनॉर्मल, यूजुअल, इनडिफरेंट या फिर क्विक, ठीक है। एनॉमलस का मतलब हो गया हमारा कि जो समथिंग, कोई चीज़ जो नियम के विरुद्ध होती है ना, असंगत होती है, तो उसके ऑपोजिट में हमारा यूजुअल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी जो है यूजुअल, तो जो चीज़ मतलब कि सामान्य है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको मीनिंग बताना है। तो ये वर्ड हमारा है इंडिग्नेशन, ठीक है। तो अब इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ का आक्रोश जैसे होता है ना, कि किसी के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ तो वो आक्रोश में है, तो इंडिग्नेशन का मतलब वो होता है। तो इसका जब हम ऑपोजिट ये मीनिंग देखेंगे तो ये जो एंगर है ना, ऑप्शन डी में जो है दिस इज करेक्ट। तो हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी ये 3 जो इन्होंने देखे, बहुत सारे लोगों ने ये सब माना है, दिस इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसमें स्पेलिंग जो है वो करेक्ट बतानी है, तो इसमें कौन सी है। तो जो हमारा एक्चुअली वर्ड है वो गौरमे है ना। जैसे यहाँ लास्ट में टी जो है वो साइलेंट होता है, इसको गौरमे पढ़ते हैं। तो गौरमे का मतलब होता है कि जैसे खाने का जो बहुत पारखी इंसान होता है, व्यक्ति होता है, खाने पीने का जो शौकीन होता है, उसको बोलते हैं गौरमे, है ना। तो इसका जो अब एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन जो बी लिखा है ना, ये करेक्ट है। तो जैसे इसका जो सिनोनिम इंग्लिश में मान लीजिए होते हैं, जैसे कुछ एपिक्यूरियन है ना, ग्लटन, ऐसे करके। तो ऑप्शन बी जो है गौरमे, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे है कि सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है। तो जैसे कि सेना में ऐसे कई स्टेप पे फोर्सेस होती हैं, तो जो घोड़ों की पीठ पे ऐसे बैठ के, है ना, लड़ाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके जो कैवेलरी है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और जैसे ये देख लीजिए, इन्फेंट्री जो है, तो जो पैदल सेना होती है ना, जो अपने मतलब पैदल ही लड़ाई कर रही है, जो आगे आगे चलती है, तो वो इन्फेंट्री होती है। आर्टिलरी का मतलब हो गया कि जो तोप होती है ना, उसको बोलते हैं। और कैवेलरी आपने देखी लिया, आर्मर्ड मतलब कि वो लोग हो गए जो काफ़ी ऐसे प्रोटेक्शन होता है उनके पास, बख्तरबंद टाइप के होते हैं ना। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमने देख लिए। इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमारा सेंटेंस है कि दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, ठीक है। तो अब इसमें स्पॉट कौन हुआ, मी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, तो ये हो गया आई हैव बीन स्पॉटेड बाई देम इन द क्राउड। ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड अगर देखें तो पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस अगर चेंज करना है तो आपको ये देखना होता है कि जो बी प्लस है ना और थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो हमारा गिवन सेंटेंस है उसके रेस्पेक्ट में जो नीचे ऑप्शंस होंगे उसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल के बाकी बी और थर्ड फॉर्म का जो एग्जैक्ट पैटर्न बने वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे जो एक्सेप्शंस है जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस वगैरह में होते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो हैं आप ऐसे एक बार हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ। तो वो मटेरियलिस्टिक होता है, स्टॉइक होता है, हेडोनिस्ट होता है या फूडी होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हेडोनिस्ट, ठीक है। जो हेडोनिस्ट है ये हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। मतलब कि हिंदी में ऐसे समझिए कि जो सुखवादी व्यक्ति होता है ना, वही है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, जो मतलब जिसके लिए प्लीजर ही सब कुछ है लाइफ में। तो ऑप्शन हमारा सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस में आपको एक चीज़ फिल करनी है। नीचे जो प्रीपोजिशंस मान लीजिए दिए हुए हैं, तो सेंटेंस है कि बाईलैटरल टॉक्स विल श्योरली इंप्रूव द रिलेशन अंडरस्कोर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो जैसे कि 2 देशों के बीच के संबंध के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा बिटवीन, ठीक है।
जैसे कि कोई भी दो लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है तो वहाँ बिटवीन यूज़ करते हैं, और दो से अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक कोटेड पार्ट है, इसका आपको इंप्रूव करना है, और अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप ऑप्शन डी चूज़ करें। तो सेंटेंस देखिए यहाँ से है ये, द क्रिमिनल वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड टू डेथ, ठीक है। तो जैसे कोर्ट में जब जजमेंट्स वगैरह पास होते हैं ना, वर्डिक्ट आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हैंग्ड टिल डेथ होता है ना, टू डेथ नहीं होगा, हैंग्ड टिल डेथ। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जैक्ट फ्रेज होता है कि इसको तब तक लटकाइए जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट ही करना है आपको। तो हमारा क्या देखिए सेंटेंस है कि ही इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल रून, है ना, कि मतलब वह जो उसकी वित्तीय स्थिति है उसकी बर्बादी के कगार पे है। तो ब्रिंक ऑफ जो एग्जैक्टली एक फ्रेज यूज होता है, मतलब कगार पे, है ना, कगार पर, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में ऐसे समझे। तो फिलहाल इस सेंटेंस में कोई हमारा एरर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो डी होगा दिस विल करेक्ट। अब यहाँ पे इसको आपको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 6 ये तो आपका स्टैटिक है, बट यहाँ पी क्यू आर एस जो है ना, ये इनको जंबल किया हुआ है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन अगर हम सी देखें क्यू पी एस आर, इसके हिसाब से अगर आप इसको अरेंज करके पढ़ेंगे तो दिस विल बिकम अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो ऑप्शन हमारा सी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक मान लीजिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो अब क्या है कि कॉल अ स्पेड, ठीक है। तो इसका जो हमारा अर्थ होगा वो क्या होगा, टू बी फ्रैंक, टू रेस्ट्रेन, टू टेक टू टास्क, है ना, या फिर टू मेक मैटर वर्स। तो जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है कि टू से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लीजेंट और पोलाइट, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है दिस विल करेक्ट। ऑप्शन ए जो है, मतलब इसको हिंदी में जैसे समझिए थोड़ा, तो जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ को ऐसा खरा खरा बोलना है, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ना कि वो खरी बातें बोलता है, कि मतलब जो सत्य है वो वही बोलता है, तो लगभग वही है ये, कॉल अ स्पेड, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग एक है कोटेड पार्ट में, इसको अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो वो करें, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट। तो अब एक्चुअली क्या है सेंटेंस हमारा, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, और शुडंट वी। तो अब क्या हो रहा है कि पिकनिक पे जाने के लिए कहा जा रहा है कि लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो अब होगा यहाँ पे शैल वी, ठीक है, शुडंट वी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो ब्लैंक स्पेसेस हैं इस सेंटेंस में, तो देखिए क्या एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनेगा इनको फिल करने के लिए, कि टुडे द सिटी ब्लैंक स्पेस फ्री हाउसिंग एंड हॉस्पिटल्स, तो एंड क्लीन स्ट्रीट्स हैज़ बिकम द ब्लैंक स्पेस ऑफ द इंटायर कंट्री। तो इसमें जो एग्जैक्टली फिल होगा वो ऑप्शन सी जो है इसको फिल करेंगे, कि टुडे द सिटी विथ फ्री हाउसिंग एंड हॉस्पिटल्स एंड क्लीन स्ट्रीट्स हैज़ बिकम द एनवी, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग हुआ कि आज जो शहर है उसमें फ्री हाउसिंग मतलब कि रहने की मुफ्त सुविधा, और हॉस्पिटल तथा जो साफ़ सुथरी गलियां हैं वो पूरे देश के लिए, फॉर द इंटायर कंट्री हैज़ बिकम एनवी। तो एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, है ना, जलन। तो पूरे देश के लिए ये ईर्ष्या का कारण क्या बन गया है, फ्री हाउसिंग, हॉस्पिटल्स और क्लीन स्ट्रीट्स। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है दिस विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, तो एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखा गया है, तो देखिए देखते हैं इसको। हाउ डेयर यू टच मी, चलो ठीक है ये। फिर है हाउ डू यू डेयर टच मी, ये गलत है, ठीक है, इस तरीके से सुपरफ्लुअस हो रहा है। फिर अगला है कि हाउ डेयर यू टच टू मी, ये भी गलत है, और हाउ डेयर यू टच मी, तो कुल मिला के इसका मतलब है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये करेक्ट है, हाउ डेयर यू टच मी। अगला प्रश्न है हिंदी का कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं वो च, छ, ज और झ होते हैं, ठीक। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, एग्जाम में कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो तालव्य व्यंजन फिलहाल याद रखिएगा, च, छ, ज और झ। अब विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अब इसको देखते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस अमित्र, ये मिल करके हमारा बन जाता है विश्वामित्र। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। और विश्वामित्र शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये देखा आपने। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव और ये एडवर्ब होता है, तो वही यहाँ पे है। विशेषण और विशेष के योग से हमारा बनता है ये कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन सी जो है। तो इसमें जैसे इसका उदाहरण मतलब एक आध बताते हैं आपको। तो जैसे वो नहीं होता, बोलते हैं कि मान लीजिए नीला है जो कंठ, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है, तो अब इसका
जो एक समस्त पद के रूप में अगर हम इसे लिखें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नीलकंठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको कर्मधारय समास का कुछ ये उदाहरण था। तो यही है तो विशेषण और विशेष्य का, ठीक है। तो कंठ क्या है यहाँ पे, विशेष है, और विशेषण क्या है, नीला, ठीक है। तो ये कंठ की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से कर्मधारय समास ये होता है। तो हम आपने ये देखा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वही वाला हिसाब। तो रसास्वादन का मतलब क्या होगा, तो रसास्वादन का होगा कि किसी रस का उपभोग करना। रसा तो ये मतलब अगर इसका संधि विच्छेद अगर आप करिए तो वही होगा ना कि किसी रस का स्वाद लेना, है ना, वही तो कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में अब देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अब देखिए क्या होता है कि जो रामचरितमानस के बारे में कहा जा रहा है कि एक धार्मिक ग्रंथ है, तो अब यहाँ वही चीज़ कई अलग अलग तरीके से लिखी। तो रामचरितमानस यहाँ एक रूप में लिखा है, फिर ये उसके 2 पार्ट कर दिए गए, फिर यहाँ 3 पार्ट कर दिए गए ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे पहला राम अलग कर दिया, चरितमानस अलग कर दिया। तो चूंकि रामचरितमानस सिर्फ एक पूरा शब्द अपने आप में ही है ना, तो ये होगा एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडे का शहजादा जो है, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अंडे का शहजादा वो होता है जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, जैसे कि 39 को 52 लिखा गया है एनालॉगी में, तो 51 के लिए क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए अगर कुछ इस तरीके से अगर आप इसको समझिए तो क्या हो रहा है, 39 जो हमारा है तो 13 इंटू 3 है, ठीक है। और फिर वही पैटर्न फॉलो होकर 13 इंटू 4 करके 52 यहाँ लिखा है। तो अब सपोज यहाँ कोई नंबर अगर 51 है तो देखिए कि वो किसके 3 का मल्टीपल किसका है। तो ये 17 का होता है, 17 इंटू 3, तो 17 इंटू 4 करेंगे जब तो क्या आएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 68 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो हमारा 68 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखा आपने। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखिए एक यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जो है उसको फिल करना है आपको। तो क्या है 100 माइनस 24 क्वेश्चन मार्क, फिर 0.16, फिर है माइनस 0.032। तो अब इसमें देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ समझिए इस तरीके से। तो क्या हो रहा है कि देखिए जैसे 100 यहाँ पे लिखा है तो उसमें 2 सीरीज फॉलो हो रही है। यहाँ पे थोड़ा कलर बदलते हैं। तो देखिए 100 से मान लीजिए अब यहाँ आया 4, फिर 4 के बाद है 0.16। तो क्या हो रहा है, ये 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो 100 25 से डिवाइड हुआ 4 आ गया, फिर 4 को भी हमने किया 25 से, तो ये आ गया 0.16। तो सिमिलरली जब जैसे 20 ऊपर लिखा हुआ है तो 20 में अगर मान लीजिए 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आएगा माइनस 0.8, ठीक। और उसको भी जब करेंगे ये 25 तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.032। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि ABC कैन फिनिश अ जॉब वर्किंग अलोन। तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन नीचे हो जा रहा है, तो ऑप्शन हमारे हैं 5, 6, 4 और 3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ABC कैन फिनिश अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 8 एंड 24 डेज, ठीक है। तो A, B और C कितने दिन में कर रहे हैं, 12, 8 और 24। इनका LCM ले लीजिए तो होगा ये 24 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं अगर, तो A की हो गई 2 दिन, ठीक है, B की हो गई 3 दिन और C की हो गई 1 दिन, ठीक। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई, ये 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है आगे कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा है 24 को 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 4 दिन में टोटल पूरा काम कर लेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, है ना, 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4131 सो दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 19। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4131, ठीक, इसको 19 से डिवाइड करके कर लीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 38 आ गया 2 बार में, ठीक। अब यहाँ बचा 3, अब यहाँ 3 ले लिया हमने, तो फिर 1 गया, 19 आ गया, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा 14। अब यहाँ से जो 1 बचा है वो भी ले लेंगे, तो क्या होगा 141। फिर यहाँ से ये 7 बार मान लीजिए इसको ले जाइए, ठीक। तो क्या गया 133, ठीक। अब इस यहाँ बच गया रिमाइंडर हमारा 8, ठीक। तो अब क्या यही पूछ रहा है कि अब जो रिमाइंडर बच रहा है में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो चूंकि यहाँ 217 बार गया और 8 रिमाइंडर बच गया, ठीक। तो हमारा अब ये पूरा तो डिवाइड हुआ नहीं, तो अब इसमें क्या जोड़े, तो 8 मान लीजिए हम गिवन ऑप्शंस में से 11 जोड़ लेते हैं, ठीक। तो 11 + 8 हमारा 19 हो गया। अब ये 19 भी अगर यहाँ नीचे आएगा पूरा तो ये 19 से 19 कट जाएगा, ठीक। तो 4131 में मान लीजिए आप 11 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2, 4 और ये 1 और 4, ठीक है। तो 4142। तो
तो ये अगर संख्या होती तो 19 से पूरा डिविजिबल होती, तो इसलिए ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत अर्ली वाले जो होते थे तो वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होते थे, ये एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, 10 काम नहीं कर सकते हो। बट जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे तो यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 95 है ना, उसके बाद जैसे विंडोज 7, XP ये सब जो आए, तो ये सब क्या है हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 95 ये सारे के सारे ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है कि इसमें से बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो जैसे कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि टैली जो होता है तो अकाउंटिंग का काम करते हैं इस पे, बीजी जो होता है इस पे भी करते हैं। बट जो कोरल ड्रॉ है तो जो हमारे ग्राफिक्स वाले भाई बहन होंगे उनको पता होगा कि इससे ग्राफिक्स वगैरह की जाती है ना, पिक्स वगैरह की एडिटिंग, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, है ना, इस तरीके के सॉफ्टवेयर। तो ये इमेज एडिटिंग या फिर पिक्चर एडिटिंग वो सॉफ्टवेयर हैं। टैली, बीजी जो है वो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमारा बी जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए सही है। अगला है कि वेब स्पाइडर को किस और रूप में जानते हैं। तो हम इसको जानते हैं एज अ वेब क्रॉलर, ठीक है। ये जो ऑप्शन डी है, वेब स्पाइडर को वेब क्रॉलर के रूप में जानते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये एक मतलब ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होती है, प्रोग्राम एक तरीके कह लीजिए। ये होता है तो जो हमारा इंटरनेट है ना, तो उस पर जितनी भी मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको एक मेथोडोलॉजिकल वे में और ऑटोमेटिक वे में ये जो प्रोग्राम है उसको एक्सेस करता है, ब्राउज करता है, ठीक है। और ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है ये ब्राउजिंग का ऑटोमेटेड मैनर में, उसको बोलते हैं वेब क्रॉलिंग या फिर वेब स्पाइडरिंग, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक। अगला प्रश्न है कि CID का फुल फॉर्म क्या है इन रिलेशन टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये पहले भी शायद हमने आपको बताया है कि ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ग्राफिक्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। कहाँ पे है ये, ऑप्शन बी में जो है ये है। तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो ग्राफिक्स वगैरह अपने प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइन होती है ना, उसकी जो मैप वैप होते हैं वो सब बनाते हैं इस पर। अगला है कि पौधों में सल्फर की कमी सर्वप्रथम कहाँ प्रतीत होगी। तो आपको पता है कि जैसे कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सल्फर है ना, मैग्नीशियम और जैसे नाइट्रोजन वगैरह खाद वाद देते हैं। तो अगर सल्फर मान लीजिए किसी पौधे में कंटेंट कम हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए पौधा है उसमें पत्तियां हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब चूंकि पुरानी पत्तियां तो जैसे लगी हुई हैं, मैच्योर हो गई हैं, तो बट अब जैसे मान लीजिए उसी टाइम पे पौधे को सल्फर कम पड़ रहा है, तो जो नई पत्तियां निकलेंगी वही है ना वो डिफिशियंट होंगी उन चीज़ों में, तो जैसे उनका रंग बदल जाएगा, पीला पड़ जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें। तो नई पत्तियों में ये सबसे पहले प्रतीत होता है, तने में नहीं होता, पुरानी दोनों में तो होगा नहीं। तो नई पत्तियां जो हैं इसमें प्रतीत होता है सबसे पहले। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी और लॉन्च भी करेगी, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे समझिए कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको हायर करेगी कोई एक स्पेस एजेंसी और उसको लॉन्च करेगी मान लीजिए स्पेस में। तो ये आपका जो दी हुई यहाँ पे हमारी स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे नासा है, जाक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, या फिर इनमें कोई नहीं, तो जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है इन्होंने इसको हायर किया है और ये लॉन्च करेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई है, इसको आप डिटेल में एक बार देख लें। अगला प्रश्न है कि इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो इस इंडेक्स में आपका इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 10th, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अभी ये इंडेक्स हाल ही में जुलाई में आया था और 1 जुलाई को शायद आया था, जब जैसे वो डिजिटल इंडिया की वो 6th एनिवर्सरी भी थी, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा अगर आप जानकारी चाहें तो ये इंटरनेशनल ये टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है वो ये रिपोर्ट इशू जारी करता है और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 37 प्लेसेस इसमें इम्प्रूव हुई है। और फर्स्ट प्लेस पे आपका अमेरिका था, सेकंड प्लेस पे जॉइंटली जो है आपके थे यूके और सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसकी डिटेल थी। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 10th। अगला प्रश्न है कि द प्रोजेक्ट बोल्ड ये क्या है, बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये लॉन्च हुआ था आपका राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। ये वहाँ का एक जो उदयपुर जिला है वहाँ पे इस चीज़ को बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बोल्ड प्रोजेक्ट जो है ये भी हाल ही में पीटी परीक्षा में शायद पूछा भी गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है ये होता है आपका 11 जुलाई को। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप 2021। तो जो आपके जो ये टेनिस वाले टूर्नामेंट्स होते हैं ना, विंबलडन चैंपियन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और इस तरीके के जो
चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जीता है फिलहाल 2021 का नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया किसको, ये माटेओ बेरेटिनी, ये जो हैं इनको हराया था इन्होंने। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब अगला है कि विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फरवरी 2022। तो जो 2021 का गेम है वो 2022 के फरवरी में होगा। तो ये ऑर्गेनाइज करने वाला स्टेट होगा आपका हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। अब है कि द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम है ना, भारत का जो पहला अनाज एटीएम है उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पे स्थापित किया गया है, अनाज एटीएम जो है, तो ये आपका हरियाणा जो है वहाँ का गुरुग्राम में, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया है। और इसको अगर थोड़ा बताएं तो इसमें क्या था कि जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका उसके एक इनिशिएटिव के अंदर में मतलब फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल किया गया है। और इस मशीन का जो मशीन वहाँ पे स्टैब्लिश करी गई है उसका नाम है ऐसे डिटेल में ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, ठीक है, इस तरीके का इसका कुछ नाम है। और जैसे जो नॉर्मल पैसा निकालने वाला एटीएम है, कुछ वैसी सुविधाएं इस एटीएम ग्रेन में है, तो वहाँ पे आप ऐसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। तो जैसे यूपी में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, तो उस तरीके का वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट है ना। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए ब्लॉक्स हैं, तो वहाँ कैसे कुछ प्रोडक्ट का ये बात कर रहे हैं लॉन्च करने का, तो ये भी किया गया है आपका हरियाणा राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि विच ऑफ दीज सुल्तान्स हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स इन द कोर्ट। तो फिरोज तुगलक जो यहाँ पे था उसने दिल्ली मतलब दिल्ली का जो डायनेस्टी उस टाइम पे था, तो वहाँ पे 1351 से लेके 1388 के आसपास तक रूल किया। और जब जो इसका ये कजिन ब्रदर था ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसको सक्सीड किया था उसकी डेथ पे इसने। और फिरोज तुगलक के ही टाइम पे उस टाइम पे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स जो थे वो इसके कोर्ट में थे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने सबसे पहले जो ग्रीष्म ओलंपिक मतलब जो समर ओलंपिक्स होते हैं तो उन गेम्स में किस वर्ष में भाग लिया था, ठीक है। तो जो गिवन ऑप्शंस है यहाँ पे तो 1920 में जो है इंडियन टीम जो उस टाइम पे मान लीजिए जो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडियन टीम ने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले ईयर 1900 में, ठीक है, सिर्फ एक खिलाड़ी जो था उस टाइम का जो इंडिया था, तो नॉर्मन पिचर्ड करके एक प्लेयर थे, तो वो उस पर पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट एज अ सिंगल एथलीट इन द 1900 समर ओलंपिक्स। और इन्होंने 2 मेडल्स जीते थे, सिल्वर मेडल थे दोनों। तो उसके बाद एज अ टीम जो है 1920 में ब्रिटिश इंडियन टीम जो है वो पार्टिसिपेट किया और फिर वहाँ से कंटिन्यूसली ये आगे के ओलंपिक्स में भाग लेते रहे इंडियन टीम। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब अगला है कि द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया बाय। तो अब जैसे कि बहुत सारे ये रिवॉल्यूशंस है ना, जैसे ग्रीन, वाइट, ब्लू, पिंक, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे जो भी है, तो इसमें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में एक तरीके से मान लीजिए इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया। तो हमारे जो MS स्वामीनाथन थे है ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब एक तरीके से करता धरता थे, उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो जैसे कि फसलें 3 होती है ना, रबी, खरीफ और जायद, ठीक। तो यहाँ पे जो कपास, मूंगफली और चावल है ना, ये क्या है आपका खरीफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट जो गेहूं है हमारा ये रबी की फसल है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अब है कि द बिग बैंग थियरी इज रिलेटेड टू। तो जो बिग बैंग थियरी मतलब इसको महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, हमारा जो यूनिवर्स है इसकी जो उत्पत्ति हुई उससे रिलेटेड है ये थियरी। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1991 जो है वो इनमें से किस सेक्टर से रिलेटेड थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म दिए थे, ट्रेड रिफॉर्म दिए, टैक्स रिफॉर्म दिए, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म है वो दिया इन्होंने। तो क्या दिया था इन्होंने? ऑप्शन डी जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जो ये नरसिम्हन कमेटी थी। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। और जैसे कि उस टाइम की जो बैंकिंग सेक्टर में और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने काफ़ी ये सजेशंस दिए, जैसे कि उस टाइम पे 4 टायर हायरार्की ऐसे बैंकिंग स्ट्रक्चर में रिकमेंड किया एस्टैब्लिश करने के लिए। एक ऑटोनॉमस बॉडी RBI की मतलब गाइडलाइन में एस्टैब्लिश करी जाए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ऐसे
सुपरविजन के लिए। इस तरीके के तमाम रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने। और इसी के साथ साथ एक नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट है, उसको ऐसे नरसिम्हन कमेटी सेकंड बोलते हैं, है ना, वो 1998 की रिपोर्ट है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल ऑप्शन है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो आपकी कब लॉन्च हुई, लॉन्च डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्कीम अभी हाल ही में कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद सितंबर 2020 में से स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसके पीछे यही था कि फिशरीज सेक्टर जो है इंडिया में, है ना, फ्लैगशिप टाइप की एक स्कीम लाई गई। तो वहाँ पे फिशरीज सेक्टर में इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर एक तरीके से बन सके। और ऐसे कुछ टारगेट्स दिए गए, जैसे कि 2024-25 तक ऐसे 70 लाख टन के आसपास कुछ ऐसे फिशरीज का जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करके प्रोडक्ट मतलब कि काफ़ी रेवेन्यू हमारा बढ़े। तो इस तरीके की कुछ फ्लैगशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की गई सितंबर 2020 में। तो मत्स्य संपदा योजना ये देखा आपने। अगला प्रश्न है कि विच एम्परर रोड द प्ले नागनंद इन संस्कृत लैंग्वेज, है ना। तो नागनंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में। तो ये थे आपके जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने इस चीज़ को लिखा था। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अब है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि एक लीगल राइट है। ऑप्शन डी जो है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा प्रोविजन किया गया, है ना। इसको यहाँ से पहले ये आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ था, बाद में इसको हटा के 300A करके एक आर्टिकल बना दिया गया। तो ये आप हमें बताइए, इसका अमेंडमेंट बताइए, ठीक है। अब इसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि दो चीज़ें होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और आरबीआई है ना, उससे रिलेटेड है। तो अब इसमें जो ये फिस्कल पॉलिसी है ना, इसका ये मतलब फिस्कल पॉलिसी का एक कंपोनेंट कौन सा नहीं, तो टैक्सेशन भी फिस्कल पॉलिसी में आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी है, पब्लिक डेप्ट भी है, बट क्रेडिट राशनिंग जो है वो हमारा इधर ये मॉनेटरी पॉलिसी का है ना, मौद्रिक नीति का एक कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। 49 में है कि चुंबकीय प्रेरण मतलब जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो ये आपका टेस्ला होता है, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। पॉइज, डायप्टर और कैंडला ये किसके यूनिट्स हैं, आप हमें जरा कमेंट करके बताइए इसको। आखिरी प्रश्न है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, एपेक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो एपेक का जो हेडक्वार्टर है आपका ये सिंगापुर का जो क्वींस टाउन है वहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो ईयर आपका 1989 में हुआ, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसमें 21 मेंबर नेशंस हैं, बट इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एपेक, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बाकी एज ऑफ नाउ 21 मेंबर्स हैं जो इसके कंट्रीज, ये एपेक के सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पूरे 50 क्वेश्चन हुए हमारे इस डे के, और आने वाले दिनों में अगले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।